नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जो पाठ हम पढ़ रहे थे उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। हम सभी जानते हैं कि लोग लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति व्यवसाय क्यों करेगा, क्योंकि उसको धन अर्जित करना होगा या लाभ अर्जित करना होगा। लेकिन केवल लाभ अर्जित करना ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। समाज का एक अंग होने के नाते उसे बहुत से सामाजिक कार्य भी करने होते हैं। ये विशेष रूप से अपने अस्तित्व की सुरक्षा में संलग्न स्वामियों, निवेशकों, कर्मचारियों तथा सामान्य रूप से समाज के वह समुदाय की देखरेख की जिम्मेदारी भी निभाता है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को किसी न किसी रूप में इनके प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। उदाहरण के लिए निवेशकों को उचित प्रतिफल की दर का आश्वासन देना, अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देना, सुरक्षा, उचित कार्य दशाएं उपलब्ध करवाना, अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से कार्य करने चाहिए। हालांकि ऐसे कार्य करते समय व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली तो यह कि ऐसी प्रत्येक क्रिया धर्मांध क्रिया नहीं होती है, यानी कि ऐसी कोई क्रिया वो न करे जो धर्मार्थ हो, यानी धर्म के अंतर्गत वो कार्य किया गया हो। उसके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। एक व्यवसाय के लिए जो है वो सभी धर्म बराबर होते हैं। इसका अर्थ यह कि यदि कोई व्यवसाय किसी अस्पताल अथवा मंदिर या किसी स्कूल अथवा कॉलेज को कुछ धनराशि दान देता है तो यह उसका सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि दान देने से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस तरह की क्रियाएं कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए बुरी होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक व्यापारी तस्करी करके या अपने ग्राहकों को धोखा देकर बहुत सा धन अर्जित करता है या कर लेता है और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल चलाता है, तो उसका ये कार्य सामाजिक रूप से न्यायोचित नहीं है। यानी कि ये कार्य भी सामाजिक रूप से न्यायोचित नहीं है कि वो एक तरफ से तो गलत कार्य कर रहा है ना, तस्करी कर रहा है या है ना जो कानून के विपरीत कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ वो है ना वो दान कर रहा है या फिर है ना अस्पताल का निर्माण कर रहा है, गरीबों का मुफ्त इलाज करवा रहा है। तो ये भी सामाजिक रूप से न्यायोचित कार्य नहीं है। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि एक व्यवसायी सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते समय ऐसा कुछ भी न करे जो समाज के लिए हानिकारक हो। यानी तस्करी करना क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। ये तस्करी करना समाज के लिए हानिकारक है, या फिर एक ही धर्म के अंतर्गत वो अस्पताल या मंदिर या स्कूल या कॉलेज को कुछ धनराशि दान में देता है, तो ये भी सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि अगर वो कोई मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है, तो किसी एक धर्म के अंतर्गत करवाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत नहीं आता। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये है कि व्यवसायी सामाजिक क्रियाओं को संपन्न करते समय ऐसा कुछ भी न करे जो समाज के लिए हानिकारक हो। यानी एक तरफ तो समाज के लिए पहले हानिकारक कार्य करेगा और उसके बाद वो समाज के लिए हितकारक कार्य करेगा, तो ये कार्य समाज के उत्तरदायित्व के अंतर्गत नहीं आते। इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा व्यवसायी को जो जमाखोरी व कालाबाजारी, कर चोरी, मिलावट, ग्राहकों को धोखा देना जैसी अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के बदले व्यवसायी को विवेकपूर्ण प्रबंधन के द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी इनके बदले कालाबाजारी, जमाखोरी, कर चोरी, मिलावट, ग्राहकों को धोखा देना आदि जो अनुचित क्रिया है, इनके बदले एक व्यवसायी को विवेकपूर्ण सोच समझकर अच्छे कार्य करने के लिए और सोच समझकर अपने व्यवसाय का प्रबंधन, यानी उसमें वो ऐसी योजना बनाए जिससे उसको लाभ भी अर्जित हो और समाज में अच्छे कार्य भी हो। ये कर्मचारियों को उचित कार्य तथा आवश्यक सुविधा प्रदान करके, ग्राहकों को उत्पाद विक्रय उपरांत उचित सेवाएं प्रदान करके, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करके तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा द्वारा संभव है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि है ना जो एक व्यवसायी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किस तरह कर सकता है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी होगी कि वो कालाबाजारी, कर चोरी, मिलावट, ग्राहकों को धोखा देना आदि अनुचित क्रिया न करें और एक व्यवसाय की विवेकपूर्ण प्रबंधन के द्वारा लाभ अर्जित करके प्रोत्साहित करती है। ये कर्मचारी को उचित जैसे कार्य करना है, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है, ग्राहकों को उत्पादन विक्रय उपरांत उचित सेवाएं प्रदान करके या पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करके तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा द्वारा संभव है। तो यही कार्य जो है वो एक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा उसी पाठ के अंतर्गत, उसी है ना चैप्टर के अंतर्गत दे रखे हैं, उन्हीं उसी बिंदु के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है विभिन्न हित समूहों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा तथा उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद आइए जाने कि व्यवसाय का इनके विभिन्न हित समूह जिन पर यह आश्रित है के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। व्यवसाय प्राय स्वामियों, निवेशकों, कर्मचारियों, पूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं, प्रतियोगियों, सरकार तथा समाज पर आश्रित है।
इन्हें हित समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया से इन समूहों का हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। स्वामियों तथा निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय के अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायित्व, यानी व्यवसाय के अपने स्वामियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। पहला, व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाना, पूंजी तथा अन्य संसाधनों का उचित प्रयोग करना, पूंजी की वृद्धि एवं मूल्य वृद्धि करना, विनिवेशित पूंजी पर नियमित तथा उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना, उनके निवेश की सुरक्षा का आश्वासन देना, ब्याज का नियमित भुगतान करना, मूलधन की कमी समय पर वापसी करना। अगला पॉइंट है लेन देन के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय के अपने लेन देनों के प्रति उत्तरदायित्व भी है। समय पर भुगतान करना, उनके द्वारा किए गए उधार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्य व्यवसायों की भांति व्यवसाय के मानकों का पालन करना। तो ये था लेनदारों के प्रति उत्तरदायित्व, यानी अगर कोई व्यवसाय शुरू किया जाता है तो उनके कुछ लेनदार होते हैं, यानी कि उनको कर्ज देने वाले होते हैं या फिर वो उनको कर्ज देते हैं, तो उनके प्रति भी उनको कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं जिनको उनका पूरा व्यवसाय को पूरा करना चाहिए। अगला है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। तो कर्मचारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं। व्यवसाय के अपने कर्मचारियों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है। वेतन तथा मजदूरी का नियमित तथा समय पर भुगतान करना, उचित कार्य दशाएं तथा कल्याणकारी सुविधाएं, भावी जीविका का श्रेष्ठ अवसर, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जैसे भविष्य निधि की सुविधाएं, सामूहिक बीमा, पेंशन, अवकाश प्राप्ति के बाद की सुविधाएं, मुआवजा आदि, श्रेष्ठ रहन सहन जैसे गृह, यातायात, जलपान गृह, शिशु संरक्षण गृह उपलब्ध करवाना, समय अनुसार प्रशिक्षण तथा विकास करना। अगला पॉइंट है आपूर्तिकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवसाय के अपने आपूर्तिकर्ता के प्रति उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। वस्तु के क्रय के लिए नियमित आदेश देना, उचित नियमों तथा शर्तों के आधार पर लेन देन करना, उचित उधार अवधि का लाभ उठाना, बकाया राशि का समय पर भुगतान करना। ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व। अब ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है एक व्यवसाय के। ग्राहकों के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। वस्तु तथा सेवाओं ऐसी होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख सकें। वस्तु तथा सेवाओं की गुणवत्ता श्रेष्ठ होनी चाहिए। वस्तु तथा सेवाओं की आपूर्ति में नियमितता होनी चाहिए, यानी वस्तु और सेवाओं की जो भी आपूर्ति की जा रही है वो नियमित रूप से की जानी चाहिए। वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य उचित तथा सामर्थ्य क्षमता के अनुकूल होने चाहिए। वस्तुओं के हर गुण तथा दोष तथा उनके उपभोग के बारे में उपभोक्ता को उचित सूचना दी जानी चाहिए। वस्तुओं के विक्रय उपरांत उचित सेवाएं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ताओं की कोई शिकायत है तो उसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए। व्यवसाय को कम वजन, मिलावट आदि अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचना चाहिए, यानी कम वजन यानी कि जो पैकिंग होती है उसमें कम वजन हो या उसमें मिलावट हो, तो इस तरह की अनुचित जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उनसे उनको बचना चाहिए। प्रतियोगियों के प्रति उत्तरदायित्व। अब प्रतियोगी यानी जो व्यवसाय होता है कि उसी जो मार्केट के अंदर जो व्यवसाय चल रहा है या बाजार में, तो उससे संबंधित अन्य भी उनके कंपटीशन होते हैं, तो उनके प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं। व्यवसाय के अपने प्रतियोगियों के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है। अत्यधिक विक्रय कमीशन का प्रस्ताव न दें, यानी कि ज़्यादा बिकाने अपनी वस्तु को ज़्यादा बेचने के लिए हमें किसी को कमीशन या उस व्यवसाय को किसी को कमीशन का प्रस्ताव नहीं देना चाहिए। अगर वो वस्तु अच्छी होगी तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर अपना भी वो वस्तु ज़्यादा बिकेगी। प्रत्येक बिक्री पर ऊँची छूट दर या प्रत्येक वस्तु के साथ मुफ्त वस्तु न दे, यानी कि प्रत्येक बिक्री यानी कि अगर कोई वस्तु बेची जा रही है तो उस पर कई बार क्या होता है भारी छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु ज़्यादा बिकती है और बाकी की जो वस्तुएं है वो कम बिकने लग जाती है, या फिर उसकी वस्तु के साथ कोई वस्तु मुफ्त में दी जाती है। तो इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। झूठे और अभद्र विज्ञापन के द्वारा अपने प्रतियोगियों को बदनाम करने की कोशिश न करें, यानी झूठे विज्ञापन देके और अभद्र विज्ञापन देके जो उसके जो बाकी के प्रतियोगी है उसको वो बदनाम न करें। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है। सरकार के प्रति व्यवसाय के विभिन्न उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। सरकार के निर्देशों के अनुसार ही व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना करना, फीस, कर, अधिभार आदि का नियमित तथा ईमानदारी के साथ भुगतान करना,
प्रतिबंधियों तथा एकाधिकारी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न न हो, सरकार द्वारा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण मानक दंडों का पालन करना, रिश्वत तथा गैर कानूनी क्रियाओं द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। तो इस तरह से सरकार से संबंधित जो भी उत्तरदायित्व व्यवसाय के बनते हैं वो भी उससे पूरा किया जाना चाहिए कि वो ज़्यादा फीस ना ले, ज़्यादा कर ना ले, अधिभार ना करे, ईमानदारी से कार्य करे, है ना, और एकाधिकारी व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न न हो, और अधिक से अधिक प्रदूषण नियंत्रक जो मापदंड है उसको वो पालन करें, रिश्वत और गैर कानूनी क्रियाएं न करें। अगला है समाज के प्रति उत्तरदायित्व। अब व्यवसायी का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है वो देखते हैं। एक समाज व्यक्तियों, समूह, संगठनों, परिवार आदि से मिलकर बना होता है। समाज के अंदर क्या क्या होता है, समाज में एक व्यक्ति होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, संगठन होता है, परिवार होता है, आदि से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। ये सभी समाज के सदस्य होते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तथा अपनी लगभग सभी गतिविधियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन सभी के बीच एक संबंध होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। समाज का एक अंग होने के नाते समाज के सदस्यों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए में व्यवसाय को भी मदद करनी चाहिए। इसके लिए उसे समाज के प्रति कुछ निश्चित उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना आवश्यक है। ये उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। तो क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं, देखो, समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की सहायता करना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना, रोजगार के अवसर जुटाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में सहायता तथा विकासात्मक शोधों को बढ़ावा देने में सहायक होना या सहायता करना। अगला पॉइंट है पाठागत प्रश्न 1.9, यानी ये जो हमने पहले पढ़ा, जो अभी जो हमने कुछ बिंदु पढ़े उसी संबंधी प्रश्न दिए हुए हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण तथा व्यवसाय की भूमिका, यानी पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की क्या क्या भूमिका होती है वो हम देखते हैं। समाज को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यवसाय उसे हानि पहुंचाने की अपेक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषणों के बारे में तथा व्यवसाय में उनकी भूमिका के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का अवांछित द्रव्यों में दूषित होना, यानी वातावरण में अवांछित यानी जो वातावरण के लिए सही नहीं है ऐसे द्रव्य यानी ऐसे पदार्थों का दूषित हो जाना या उसका ज़्यादा बढ़ जाना जिसका सजीव तथा निर्जीव तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी बुरा प्रभाव पड़ता है, वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। ये है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आप जानते हो कि वायु प्रदूषण के अंदर क्या है, जो भी कल कारखाने हैं उनके जो निकलने वाला जो धुएं है, गैस है, धूल के कण है ना, या ना बदबूदार हवा है, या बदबूदार वायु है जो उस कल कारखाने से निकलती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। हम जानते हैं कि हम सांस के रूप में जो वायु अपने अंदर खींचते हैं उसमें विभिन्न गैसें मिली होती हैं। हमारा शरीर उनसे अवांछित तत्वों को छानकर हमारे अस्तित्व में के लिए आवश्यक तत्वों को ही अपने अंदर सुरक्षित रखता है। यह जंगल, नदी आदि प्राकृतिक प्रदत्त साधनों के संबंध में भी सत्य है। यानी कि हम देखते हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन के अलावा ही, सांस में ऑक्सीजन के अलावा भी अन्य कई जो अवांछनित गैसें हैं वो भी जाती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, जो हमारे शरीर के लिए, उसके अस्तित्व के लिए जो जरूरी गैस होती है वो तो उसको उस तत्व को तो ग्रहण करता है और बाकी के तत्वों को निकाल देता है। और यही चीज़ें जंगल, नदी के लिए भी लागू होता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण का अर्थ है हवा में ऐसी अवांछित गैसें, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों को तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। तो इस तरह से वो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब है वायु प्रदूषण के कारण, यानी वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। आइए जाने कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण हैं। वाहनों में संलग्न या वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने, कोयलों के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण का प्रभाव, और वायु प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। इसमें से कुछ निम्नलिखित है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पंछियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, त्वचा रोग आदि जैसी बीमारियां पैदा होती है। लंबे समय के बाद इससे जनिक विकृतें उत्पन्न हो जाती है। जनिक विकृतें यानी होता है कि लंबे समय तक अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है किसी व्यक्ति में, तो उनसे जो होने वाली संतान है उनको भी ये समस्या, ये बीमारियां
यानी एक तरह से होगी। तो ये क्या होगा कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यानी ये अनुवांशिक भी बन जाएगी। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसका कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिल जाना है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आंखों में जलन होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो कि सूर्य से आती है, से बचाती है। तो ओजोन परत है वो भी उससे भी वायु प्रदूषण से ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है, जो हमारे समताप मंडल में स्थित होती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन परिवर्तन, आनुवंशिकता तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होने के खतरे बढ़े हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसें के घुलने की संभावना बढ़ी है। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्वनि की अधिकता के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण का साधारण अर्थ है अवांछित ध्वनि, जिससे हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसका कारण है रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, वाहन, लाउडस्पीकर आदि आधुनिक मशीनें। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप तथा स्नायिक मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं और जल प्रदूषण किसे कहते हैं वो देखते हैं। क्या आपने कभी दिल्ली के निकट यमुना नदी को देखा है? क्या आप गंगा सफाई परियोजना से परिचित हैं? इन दो सवालों से तुरंत हमारे दिमाग में यह बात उभरी कि हमारी नदियों का नीर किस सीमा तक प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण का अर्थ है पानी में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति से पानी का दूषित हो जाना, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं। मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई तथा सीवरेज का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोतों में विसर्जन। यानी कि हम नदियों में क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं, मानव शवों का विसर्जन डाल देते हैं। और कुछ परंपराएं जैसे कि मूर्ति विसर्जन है, अस्थियों का विसर्जन है, ये क्या है, पारंपरिक प्रथाएँ हैं, जिसके तहत वो पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। अगला है जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव है। इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसमें विभिन्न जीव तथा वनस्पति प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। अब ये पाठागत प्रश्न है जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। अगला है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण से अभिप्राय जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जित करने से है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी भूमि के अंदर अगर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थ मिल जाएंगे तो भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण, यानी भूमि वो किसी कार्य के योग्य नहीं रहेगी। उस भूमि में ना तो आवास बन सकते हैं, ना ही उसमें कृषि हो सकती है। तो इस प्रकार से गुणवत्ता क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। लोगों की भूमि के प्रति बढ़ती लापरवाही के कारण भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। भूमि प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भूमि प्रदूषण के कारण कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते।
प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान जिससे प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सिरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित है। ये जो है भूमि में डाल दिए जाते हैं, लेकिन उस डालने के बाद ये भूमि में गलती नहीं है, जिसकी वजह से भूमि प्रदूषित हो जाती है। भूमि प्रदूषण का प्रभाव। भूमि प्रदूषण का निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव है। कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को प्रदूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, जल प्रदूषण का तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। तो इस तरह से ये भूमि प्रदूषण के प्रभाव है और भूमि प्रदूषण के कारण हमने पढ़े। अब ये पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की भूमिका। अब जो व्यवसाय है वो किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है, उसकी क्या भूमिका उसमें रहती है, वो हम देखेंगे। उक्त चर्चा के आधार पर एक बात स्पष्ट है कि चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या भूमि प्रदूषण हो, इसमें व्यवसाय की भागीदारी होती है। व्यवसाय निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। तो ऊपर तो हमने पढ़ा कि पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, यानी उसमें कौन कौन से उसके प्रकार है, जैसे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है ना, ध्वनि प्रदूषण है, वो किस किस तरह से फैलता है, उसके क्या क्या प्रभाव मानव पर पड़ते हैं, उसके कारण क्या है, वो हमने पढ़े। लेकिन अब हम देखेंगे कि व्यवसाय का भी इन प्रदूषण में, इस पर्यावरण प्रदूषण में व्यवसाय की क्या भूमिका रहती है, व्यवसाय किस तरह से इनको प्रदूषित करता है। उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैसें और धुएं। जो भी उत्पादन इकाई यानी जो भी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ यानी व्यवसाय है, उससे जो गैसें और धुएं निकलती है उन कल कारखानों से, उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। मशीनों, वाहनों आदि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण के रूप में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए वनों की कटाई, तो वनों की कटाई होगा तो उससे भी प्रदूषण बढ़ेगा। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण के विकास से, नदियों तथा नहरों में कचरे तथा हानिकारक पदार्थों के विसर्जन से, ठोस कचरों को खुली हवा में फेंकने से, खनन तथा खदान संबंधी गतिविधियों से, परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से। तो इस तरह से परिवहन के बढ़ते हुए उपयोग से क्या होगा कि वो उससे परिवहन से निकलने वाले जो धुआं है, गैसें हैं, उसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। पर्यावरण को नियंत्रित करने के में व्यवसाय की 3 प्रकार की भूमिका हो सकती है। निवारणात्मक, उपचारात्मक तथा जागरूकता। तो ये 3 प्रकार की भूमिकाएँ हैं, इसको हम पढ़ते हैं। तो निवारणात्मक भूमिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कि व्यवसाय ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे पर्यावरण को और अधिक हानि हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का पालन करे। मनुष्यों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए व्यावसायिक इकाइयों को आगे आना चाहिए। अगला है उपचारात्मक भूमिका। इसका अर्थ है व्यावसायिक इकाइयाँ पर्यावरण को पहुँची हानि को संशोधित करने या सुधारने में सहायता करें। तो यहाँ निवारणात्मक में तो ये है कि ऐसा कोई भी कदम व्यवसाय ना उठाए जिससे कि पर्यावरण को और अधिक हानि हो सके। और उपचारात्मक में है कि जो हानियाँ हो चुकी हैं उसको कैसे संशोधित किया जाए, यानी उसको कैसे सुधारा जाए, उसमें वो सहायता करे। साथ ही यदि प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव न हो तो उसका निवारण के लिए उपचारात्मक कदम उठा लेना चाहिए। उदाहरण के लिए वृक्षारोपण करना, ये यानी वनोरोपण कार्यक्रम। तो वृक्षारोपण से औद्योगिक इकाइयों के आसपास के वातावरण में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकते हैं। जहाँ पर भी ये कल कारखाने हैं उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। जागरूकता संबंधी भूमिका। इसका अर्थ है लोगों को या कर्मचारी तथा जनता दोनों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा परिणामों के संबंध में जागरूक बनाएं, ताकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय ऐच्छिक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर सके। उदाहरण के लिए व्यवसाय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें। आजकल कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ शहरों में पार्कों के विकास तथा रखरखाव की जिम्मेदारियाँ उठा रही है, जिससे पता चलता है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक है। अब अगला है पाठागत प्रश्न 1.1 तो ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। तो ये सारे पाठ के प्रश्न इसमें पढ़ा है आपने, उसी से दे रखा है। आपने क्या सीखा, इस पाठ का एक निचोड़ है जिसको हम देखते हैं। मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं को मानवीय क्रियाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। धन अर्जित करने के उद्देश्य से संपन्न की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जो क्रियाएं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य से की जाती है उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जीविका अर्जित करने के उद्देश्य से नियमित आधार पर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को धंधा कहते हैं। धंधा 3 प्रकार के होते हैं, पेशा, नौकरी, व्यवसाय। पेशा एक ऐसा धंधा है जिसके लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने पढ़ा वकील है, डॉक्टर है। हर पेशेवर व्यक्ति को पेशागत निकाय द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। इस पेशे का
हर पैसे का प्राथमिक उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा प्रदान करना। नौकरी एक ऐसा धंधा जिसमें व्यक्ति एक निश्चित आय के बदले नियमित आधार पर दूसरों के लिए कार्य करता है। उसे अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित नौकरी के नियमों तथा शर्तों का पालन करना पड़ता है। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से नियमित आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय तथा विनिमय किया जाता है। एक निश्चित समय अथवा अवधि में एक व्यावसायिक संगठन जो प्राप्त करना चाहता है उसे व्यावसायिक उद्देश्य कहते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य और वैश्विक उद्देश्य, इनके बारे में हमने विस्तार से पाठ पढ़ा है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय व्यवसाय की उन सभी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों से है जो समाज कल्याण के लिए आवश्यक है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व बड़ा है क्योंकि इसमें जनता में व्यवसाय की छवि तथा साख में वृद्धि होती है। इसमें दीर्घकालिक विकास तथा स्थायित्व होता है। ये अपने कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करता है जो प्रत्यक्ष रूप से उसकी आवश्यकता से संबंधित है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनता है। प्रत्येक व्यवसाय समाज का एक अंग है और व्यवसाय समाज के प्रत्येक तत्व के प्रति जिम्मेदार है, जिन्हें हित समूह कहा जाता है। इन हित समूह में स्वामी, निवेश, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतियोगी, सरकार तथा समाज आते हैं। व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक गतिविधियों को वांछित और न्यायोचित तरीकों से संपन्न करने के साधनों तथा विधियों का सुझाव देते हैं। सामाजिक मूल्य व्यवसाय संबंधी अच्छी और वांछित व्यावसायिक गतिविधियों के आचरण की ओर संकेत करते हैं जिससे समाज कल्याण हो सके। वातावरण में वांछित तत्वों के घुल मिल जाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, जिससे प्रभाव मनुष्यों, जीवों तथा पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। प्रत्येक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में 3 प्रकार की भूमिका निभा सकता है, या प्रत्येक व्यवसाय प्रदूषण नियंत्रण में 3 प्रकार की भूमिकाएं निभा सकता है। पहला है निवारणात्मक भूमिका, उपचारात्मक तथा जागरूकता संबंधी भूमिका। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा पहला पाठ जो हमने विस्तार से पढ़ा है। अगर आप और ये इससे पाठ संबंधी प्रश्न है जो आपको करने हैं, इसके सारे के उत्तर इसी पाठ के अंदर गए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर इसके उत्तर मिल जाएंगे। और एक बार इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इसके पाठा के प्रश्नों को देखकर दोबारा इस पाठ को पढ़ें, आपको उसमें आराम से क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, है ना। ये सिर्फ उद्देश्य वगैरह, राष्ट्रीय, सामाजिक और ये जो है हमने पढ़ चुके हैं, सीधे सीधे इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी NIOS के RSS के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।